स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग। अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को 14th जेपीएससी पीटी की संपूर्ण क्लासेस फ्री में करवाई जा रही है, जहां पे आप लोगों को मैं खुद से अपने हैंड नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मैं वही सारे नोट्स को यहाँ पे लेकर के आया हूं, जिसकी सहायता से मैंने खुद 11 टू 13th जेपीएससी को क्या किया है, क्वालिफाई किया है पीटी को। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से पढ़ने से एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। मैंने वही सारे कंटेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया है जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। किताबें तो सबके पास होती है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये चीज़ें सबको पता नहीं होती है। इसके लिए सिलेबस और पीवाईक्यू का अच्छा से आप लोगों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया है, तब जा कर के मैंने ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस नोट्स का अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो 8 लेक्चर इसमें कंप्लीट कर लिए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में डाली जा चुकी है। आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने पेपर 2 को शुरू किया है। पेपर 2 को शुरू किया है पीटी की, जिसमें झारखंड जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं और तमाम जो लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं उन सबको देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में। यहाँ से तो सभी एग्जामिनेशंस में प्रश्न आने ही हैं, डेफिनेटली निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कारण ये है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है झारखंड के सभी एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम तरह के जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके संदर्भ में आप कोई भी एग्जामिनेशंस के पेपर उठा के देख लें झारखंड वाले, वहाँ पे आपको सारे एग्जामिनेशंस में इन सारे विद्रोह से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो मैं एक बार आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि अगर आप जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। तो देखिए, जब भी आप विद्रोह को पढ़ें तो अभी तक ये देखा गया है कि विद्रोह के संदर्भ में आपको जो डेट है ना, आपका जो डेट है वो पूछा गया है। तो आप लोग क्या करना है, बेसिकली डेट को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो पूछा गया है वो आपका नेतृत्व किसने किया था ये पूछा गया है ना, यानी कि लीडर का नाम पूछा गया है। तो अभी तक 2 तरह के प्रश्न बने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बने हैं, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि उस समय क्या नारा प्रचलित हुआ करता था, क्या स्लोगन हुआ करता था। तो इस तरीके से 3 तरह के प्रश्न अभी तक बने हैं। तो अभी मैं जो विद्रोह पढ़ाने जाऊंगा उसमें आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। डेट तो डेफिनेटली याद रखना है सभी विद्रोह की, कौन सी विद्रोह किस समय हुआ, क्योंकि डेट हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेट का एक आप लोग अच्छे से कहीं पे शॉर्ट नोट्स बना लें। उसके बाद नेतृत्व, यानी कि कौन से नेता उस विद्रोह का नेतृत्व किया या कौन कौन से नेता उसमें शामिल थे, उनके बारे में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद नारा, कि कौन से नारा किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। तो ये 3 तरह की चीज़ें आप लोगों को इस विद्रोह में बेसिकली याद रखना है। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो मैं पीवाईक्यू को देख करके बता रहा हूँ। मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है, तो मैंने देखा है कि अभी तक जनजातीय विद्रोह से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी में आपको डेट, नेतृत्व और नारा, ये 3 तरीके का क्वेश्चंस के पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के तो याद रखने ही है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे जो पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ढाल विद्रोह के बारे में, है ना। ढाल विद्रोह के बारे में तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न तो बने ही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसके संदर्भ में आप लोगों को याद रखना है वो ये याद रखना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है इसे। ठीक है, यानी कि झारखंड में जो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था, तो ढाल विद्रोह था। तो केवल यहाँ से ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला प्रथम विद्रोह कौन था, ढाल विद्रोह। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये ढाल विद्रोह कहाँ पे हुआ है, तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। तो ये क्षेत्र भी आप लोगों को याद रखना है कि ढालभूम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि 1767 के आसपास अंग्रेज भारत मतलब झारखंड में प्रवेश करते हैं सिंहभूम के क्षेत्र से, है ना। तो सिंहभूम में ही ये विद्रोह वहाँ पे देखने को मिलता है, जब
अंग्रेज यहाँ पे प्रवेश करते हैं उसी दौरान। तो डेट याद रखना है 1767 से 1777 ईस्वी के मध्य ये विद्रोह हुआ था, यानी कि ये विद्रोह 10 वर्ष तक चला था। तो ये डेट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि विद्रोह में डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डेट आप लोग अच्छे से याद रखें। तो डेट जो है, ढाल विद्रोह कब हुआ था, 1767 से 1777 के मध्य हुआ था, यानी कि ये पूरे 10 वर्ष लगे थे ये विद्रोह में, है ना। 10 वर्ष चला था ये विद्रोह। उसके बाद इसका जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था, तो ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल। तो इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जगन्नाथ ढाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखें। जगन्नाथ ढाल कहाँ के राजा थे, ढालभूम। ढालभूम जो है वो मेनली सिंहभूम के रीजन में ही आता है, ठीक है। तो वो फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये ढाल विद्रोह हुआ था। और ये तो आप लोग याद रखेंगे कि ये प्रथम विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध। कारण क्या है कि जगन्नाथ ढाल के जगह पे नीमू ढाल को राजा बनाया गया। जब अंग्रेज सिंहभूम में आते हैं, ढालभूम वाले क्षेत्र में, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अपने समर्थक नीमू ढाल को राजा बना देते हैं, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके। तो वहीं से जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं, ढाल विद्रोह के लिए ढाल विद्रोह को शुरू करते हैं, ठीक है। जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को 400 रुपया कर देना स्वीकारा। उसके बाद क्या होता है कि जगन्नाथ ढाल जब इस विद्रोह को किया तो अंग्रेजों ने उसे, जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया, लेकिन उस पर एक टैक्स सौंप दिया कि आपको सालाना जो है सो 4000 कर देना होगा, ठीक है। तो ये जो कर है, कर का अमाउंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद 1780 में, ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1780 में ये टैक्स जो 4000 थी उसको बढ़ा करके 4267 रुपया कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ फैक्ट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कितना रुपया बढ़ाया था, तो कितना बढ़ा था, 267 रुपया। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। कब बढ़ा था, तो 1780 ईस्वी में। तो 1780 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल की जो कर की राशि थी वो बढ़ा करके 4267 रुपया कर दिया। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना है, ये आता है। उसके बाद दमनकर्ता को भी याद रखना है आप लोगों की। इनके दमनकर्ता कौन थे, ढाल विद्रोह को दमन किसने किया, तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन ने, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे मैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही फैक्ट ही लिख रहा हूँ जो आपको याद रखने चाहिए और एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ढाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन। तो ये दो फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो ढाल विद्रोह के संदर्भ में इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा जो विद्रोह हुआ झारखंड में सॉरी, वो हुआ चुआर विद्रोह, ठीक है। चुआर विद्रोह, तो इसका सबसे पहले डेट याद रखना आप लोगों को। चुआर विद्रोह कब हुआ, 1765 से 1769 से 1805 के ईस्वी के मध्य तक हुआ, है ना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो सभी विद्रोह का डेट याद रखना आप लोगों को। तो चुआर विद्रोह कब हुआ, 1769 से 1805 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। उसके बाद सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत वाले क्षेत्र में यह विद्रोह देखने को मिलता है सामान्यतः, ठीक है। वो सारे रीजन, मानभूम धनबाद वाले रीजन को कहा जाता था। तो कहाँ पे, किस रीजन में हुआ, तो सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत जैसे क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। और हम लोगों ने ढाल विद्रोह देखा था। ढाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद चुआर जो होता था, ये जो चुआर शब्द है वो क्या था, तो कभी कभी इसे चुआर या फिर चुआड़ कहा जाता था, है ना। तो ये मेनली क्या थे, ये जंगल महल के जो भूमिज लोग थे, भूमिजों को कहा जाता था, यानी कि जंगल महल को के रहने वाले जो भूमिज जनजाति के जो लोग थे, ठीक है। जंगल महल के भूमिज जनजाति को चुआर कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो एक तरीके से ये निम्न जाति मानते थे अंग्रेज इन लोगों को, इसलिए ये चुआर या चुआड़ कहता था अंग्रेज इन्हें, जंगल महल के भूमिजों को। तो ये याद रखना है कि जंगल महल के भूमिजों को अंग्रेजों के द्वारा चुआर कहा जाता था। और उन्हीं लोगों ने ये विद्रोह किया था 1769 से 1805 के आसपास। तो इसीलिए इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह रखा गया, ठीक है। अब देखिए, चुआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है आप लोगों को। तो चुआर करते क्या थे, तो चुआर जो थे वो पशु पक्षियों का शिकार करते थे। चूँकि ये आदिवासी थे और आदिवासी कल्चर को जीते थे, तो पशु पक्षियों की शिकार करते थे। जंगल में खेती व वनोत्पाद का व्यापार करते थे, जंगलों में खेती करते थे, और जो वन के उत्पाद होते थे, कंदमूल वगैरह, उससे वो व्यापार करते थे और अपने जीविकों का पार्जन करते थे, ठीक है। और सामान्यतः ये जो स्थानीय जमींदार होते थे वहाँ पे, तो स्थानीय जमींदार के यहाँ ये लोग सिपाही की भी नौकरी करते थे। सिपाही जैसे पाइक कहा जाता था, है ना, तो पाइक का भी कार्य करते थे। तो ये फैक्ट याद रखना, कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है ना, चुआरों के संदर्भ में स्टेटमेंट दे दी जाएगी और वहाँ पे ये प्रश्न इस तरह के बनेंगे। तो याद रखना है कि चुआर जो थे
वो जंगल महल के भूमिजों को कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और वो सामान्यतः पशु पक्षियों के शिकार करते थे, जंगल में खेती व वनोत्पाद का व्यापार करते थे। उसके पश्चात वो स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही या फिर पाइक का ही कार्य करते थे। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो चुआर विद्रोह में भूमि जनजाति ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह के भी प्रश्न बने हैं, ठीक है, तो बन सकते हैं। इसको याद रखना है आप लोगों को कि चुआर विद्रोह में किस जनजातियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वो थे भूमि जनजाति के लोगों ने, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नेतृत्व में कुछ जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दुर्जन सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो और मंगल सिंह। तो ये लोग थे, और भी अन्य लोग थे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जगह से नेतृत्व किए थे। लेकिन आप लोगों को ये इनका नाम याद रखना है, क्योंकि दुर्जन शाह को एक बार पूछा जा चुका है कि दुर्जन शाह किस जनजाति विद्रोह से संबंधित हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तो दुर्जन शाह चुआर विद्रोह से संबंधित हैं। उसके बाद हो सकता है आगे श्याम गंजम पूछ दे, रघुनाथ महतो पूछ दे, मंगल सिंह पूछ दे। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, है ना, कि जैसे कि अब देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न बने हैं कि दुर्जन शाह निम्नलिखित जनजाति विद्रोह से किस जनजाति विद्रोह से संबंधित थे। तो ऑप्शन में दे देगा ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना है, चुआर विद्रोह। तो इसलिए इन चार सभी व्यक्ति का आप लोगों को नाम याद रखना है कि कौन से व्यक्ति किस विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। तो ये फैक्ट। उसके बाद नारा, यानी कि चुआर विद्रोह में एक नारा दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसको याद रखिए। ये पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, आया हुआ फैक्ट है ये, है ना। नारा दिया गया था चुआर विद्रोह में कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किस विद्रोह में नारा दिया गया था, तो चुआर विद्रोह में। तो इस फैक्ट को भी आप लोग अच्छे से याद रख लें। इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफ्ट, ये दो व्यक्ति थे जो इस चुआर विद्रोह का दमन किया था एक तरीके से। तो लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफ्ट, तो ये दोनों फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1805 ईस्वी में ये आया हुआ एग्जाम में, है ना, ये आया है 1805 में जंगल महल जिला का निर्माण किया गया, ठीक है। और उसके बाद शांति बहाल करी गई। तो ध्यान रखना, ये आया हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जंगल महल जिला का निर्माण कब किया गया। तो डेट को याद रखना, 1805 में चुआर विद्रोह के दौरान किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है 1805 में क्या किया गया, जब जंगल महल के लोगों ने जब विद्रोह व्यापक किए तो ब्रिटिश सरकार ने 1805 में जंगल महल को जिला का दर्जा दे दिया और जंगल महल जिला का निर्माण किया गया, ठीक है। तो 1805 में ये डेट आया है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी प्रश्न आपके बने हैं, ये भी प्रश्न आए हुए हैं। 6 मार्च 1800 ईस्वी का ये डेट याद रखना है आप लोगों को। 6 मार्च 1800 ईस्वी को जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। तो याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया है कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई। तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई, 6 मार्च 1800 ईस्वी को लागू की गई, ठीक है। कभी हो सकता है इस तरह के प्रश्न भी बन जाए कि किस विद्रोह के बाद किस विद्रोह के दौरान जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया। तो वो कौन विद्रोह था, तो चुआर विद्रोह था। ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था में क्या होता था कि स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। पहले क्या था कि जो स्थानीय लोग होते थे उसको पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन जब 1800 ईस्वी में जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया चुआर विद्रोह के दौरान, तब क्या हुआ कि स्थानीय लोगों को भी अब पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम है, तो इसे आप लोग याद रखना है कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था के कारण ही यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने लगे। इनसे पहले क्या होता था कि उन लोगों को केवल सिपाही के तौर पर ही रखा जाता था, अधिकारी नहीं बनाए जाते थे। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह की व्यापकता और विद्रोह की भयावहता को देख करके अंग्रेज़ों ने एक तरीके से यह निर्णय लिया और जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को लागू की, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है ना। तो यहाँ पे ये सब जो मैंने स्टार मार्किंग की है वो सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरीके के बनते हैं, और मैं वो भी बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के प्रश्न बने हैं और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग उसी तरीके से याद रखने का कोशिश करें, है ना।
अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट विद्रोह के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। अगला विद्रोह है चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह। तो ये कब हुआ था, डेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1770 से 1819 के ईस्वी में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको याद रखना कि चेरो विद्रोह कब हुआ, 1770 से 1819 के बीच में। किस क्षेत्र में हुआ, तो पलामू के रीजन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि चेरो विद्रोह किस रीजन में हुआ, तो ये हुआ पलामू के रीजन में। जैसा कि हमने देखा कि जो चुआर विद्रोह था, ढाल विद्रोह था, ये सब बेसिकली सिंहभूम वाले रीजन में हुआ था, है ना। लेकिन ये जो चेरो विद्रोह था वो पलामू के क्षेत्र में देखने को मिला। क्यों, क्योंकि चेरो वंश के राजा कहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, कहाँ पे शासन कर रहे थे, तो पलामू के क्षेत्र में ही ये शासन कर रहे थे। इसके बाद ये जो चेरो विद्रोह है वो 2 चरण में चला था। ठीक है, जो पहला चरण था वो 1770 से 1771 के बीच में था, और जो दूसरा चरण था वो 1800 से 1819 के बीच में था। तो ये 2 चरण में चला था चेरो विद्रोह। इसको केवल आप लोग याद रखें कि चेरो विद्रोह 2 चरण में चला था, क्योंकि कई बार ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि चेरो कौन से ऐसे विद्रोह हैं जो 2 चरण में चले थे, तो 2 चरण में कौन चले थे, चेरो विद्रोह। उसके बाद देखिए इसका कारण क्या था वो याद रखना आप लोगों को। तो अंग्रेजों का पलामू के राजगद्दी हेतु गोपाल राय का समर्थन। देखिए मेनली क्या था कि पहले पलामू की राजगद्दी पर चित्रजीत राय, है ना, चित्रजीत राय को एक तरीके राय का शासन था, वो शासक थे। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पे आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, चित्रजीत राय को अपदस्थ करके अपने जो प्रिय थे गोपाल राय उनको राजा बना देता है पलामू का। तो वहाँ की जनता क्या करती है, भड़क जाती है और ये विद्रोह पनपता है। ठीक है, पहला चरण जो हुआ था, तो पहला चरण का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था, चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह। तो चित्रजीत राय पहला चरण में नेतृत्व करते हैं, जो राजा थे स्वयं, और इनके ही दीवान थे जयनाथ सिंह, है ना, जयनाथ सिंह। तो इनके द्वारा एक तरीके से चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह। ठीक है, ये दोनों के द्वारा चेरो विद्रोह के पहले चरण का नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। उसके बाद प्रथम चरण का दमन कौन किया, जेकब केमक। चेरो विद्रोह के पहला चरण जो हुआ था उसका दमन कौन किया, जेकब केमक। तो ये फैक्ट आप लोग को याद रखना है। 1819 में पलामू पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो पहला चरण का नेतृत्व चेर के राजा चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद आते हैं दूसरे चरण में। तो चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व यानी कि 1800 के आसपास में कौन किया, भूखन सिंह किया। ठीक है, ये आया हुआ फैक्ट है। कैसे आया है, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्रोही, है ना, चेरो विद्रोह से संबंध है। ऑप्शन में दिया गया था बहुत सारा ऑप्शन, उसमें एक भूखन सिंह भी था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा भूखन सिंह। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से व्यक्तित्व किस विद्रोह से संबंधित है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो दूसरे चरण का नेतृत्व 1800 में भूखन सिंह ने किया, लेकिन इनको पकड़ करके फांसी दे दी गई 1802 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसका जो कारण था दूसरे चरण का वही था कि चेरो जनजाति से अधिक टैक्स वसूला जा रहा था। इस कारण फिर से ये आंदोलन पनपने लगा। 1809 में दूसरे चरण को, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण को दमन करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। ये आया हुआ है एग्जामिनेशंस में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसको आप लोग याद रखें कि 1809 में चेरो विद्रोह के दूसरे चरण को दबाने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो ये फैक्ट चेरो विद्रोह के संदर्भ में आप लोगों को याद रखना है। जो जो चीज़ें याद रखनी है उसमें मैंने स्टार मार्किंग कर दी है। बाकी यहाँ पर जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैक्ट से इसको एब्स्ट्रैक्ट करके निकाला है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। ठीक है, तो चेरो विद्रोह ने हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट विद्रोह के बारे में बात करेंगे, जो सामान्यतः है भोक्ता विद्रोह, है ना, ये भोक्ता विद्रोह। तो सबसे पहले याद रख लें कि भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 के आसपास हुआ। ठीक है, डेट तो आप लोगों को याद रखनी ही चाहिए। कैसे याद रहेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो वॉल स्टिकर होता है ना, उसको आप लोग लाएं और और जैसे विद्रोह का नाम और उसके सामने उसका डेट, उसको लिख करके आप अपने दीवार में सामने चिपका सकते हो और उसे डेली रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो बनना है, 2 से 3 क्वेश्चन तो बनना ही है ना, क्योंकि ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति विद्रोह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बनेगा, तो इसलिए आप लोग उसको डेट को तो याद रखें ही।
भोक्ता विद्रोह जो है उसे चेरो विद्रोह का पूरक कहा जाता है। ठीक है, चेरो विद्रोह का पूरक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये भोक्ता विद्रोह था वो चेरो विद्रोह के ही समानांतर एक तरीके से शुरू हुआ था। जब चेरो विद्रोह शुरू होता है उसी के दौरान भोक्ता विद्रोह भी उसी के समानांतर शुरू हुआ था, इसलिए माना जाता है कि भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह का पूरक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा। हम लोगों ने देखा था कि चित्रजीत राय का दीवान, जो पलामू के जो चेर वंश के राजा थे चित्रजीत राय, उसके दीवान थे कौन? जयनाथ सिंह भोक्ता। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे जो चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण हुआ था उसका नेतृत्व चेर राजा चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह ने किया। तो यही जयनाथ सिंह जो थे वो 1770 से 71 के आसपास एक नया विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, भोक्ता विद्रोह। ठीक है, और इसीलिए इसे चेरो विद्रोह का पूरक कहा जाता है, क्योंकि चित्रजीत राय जो थे वो चेरवंशी थे और जयनाथ सिंह यही चेरवंशी राजा के दीवान हुआ करते थे। ठीक है, तो नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा किया गया। कारण क्या था? तो कारण यही था कि कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, कंपनी ने ये आदेश दिया कि आप पलामू किला छोड़ दीजिए। किनको? तो चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता को। तो इसी के विद्रोह में जयनाथ सिंह ने यह विद्रोह को शुरू किया। ठीक है, तो याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको। तो इस विद्रोह को भोक्ता और चेरो दोनों जनजातियों ने मिल करके लड़ा। तो इसको भी याद रखना आप लोगों को, भोक्ता जनजाति और चेरो जनजाति दोनों ने मिल करके एक तरीके से इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। जयनाथ सिंह जो थे अंत में सरगुजा भाग जाते हैं, तो है ना, कहाँ भाग जाते हैं? सरगुजा भाग जाते हैं। और उसके बाद अंग्रेज जो है सो अपने समर्थक गोपाल राय को फिर से राजा बना देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो भोक्ता विद्रोह के संदर्भ में आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह को आप एक साथ देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों लगभग समानांतर ही शुरू होता है। यही कारण है कि भोक्ता विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक भी कहा जाता है। ठीक है, तो डेट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घटवाल विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो बहुत सारे विद्रोह झारखंड में भी हुआ है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सर। घटवाल विद्रोह कब हुआ? 1772 से 1773। तो इसको आप लोग याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कि घटवाल विद्रोह कब हुआ? 1772 से 1773 के आसपास में। कब, किनके द्वारा हुआ? तो रामगढ़ के घटवालों के द्वारा। किसके द्वारा? रामगढ़ के घटवालों के द्वारा ये विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, याद रखना है। कारण क्या था? तो कारण ये था कि रामगढ़ के राजा उस समय हुआ करते थे मुकुंद सिंह। ठीक है, रामगढ़ के राजा हुआ करते थे मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह पर कैप्टन केमक जो था, अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन केमक, उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण किया तो रामगढ़ के जो घटवाल लोग थे उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इसलिए घटवाल विद्रोह हुआ था। ये याद रखना, 6 व चंपा ये 2 राज्य हुआ करते थे रामगढ़ राज्य के आसपास। ठीक है, तो 6 और चंपा जो राज्य हुआ करते थे वो राजा रामगढ़ के राजा का साथ दिया, यानी कि मुकुंद सिंह का साथ दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि कौन से विद्रोह में 6 व चंपा राज्य ने राजा का साथ दिया था? तो वो घटवाल विद्रोह था। इसको याद रखना आप लोगों को। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित किया। ठीक है, लेकिन तेज सिंह को रामगढ़ का शासन घोषित किया, लेकिन जो रघुनाथ सिंह थे वो मुकुंद सिंह के समर्थक थे। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह को एकरमैन और डेनियल नामक 2 अंग्रेज अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे चटगांव भेज दिया गया, बंगाल में, है ना, चटगांव भेज दिया गया। तो ये याद रखना कि रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? चटगांव भेज दिया गया, याद रखना है। कैप्टन क्रॉफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। पूछा जाता है कि रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो कैप्टन क्रॉफ्ट को दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो घटवाल विद्रोह के संदर्भ में जो चीज़ें आपको मैंने बताया उसे आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से इससे सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट विद्रोह है यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह, है ना, पहाड़िया विद्रोह। तो ध्यान रखना है कब हुआ था। तो सबसे पहले डेट आप लोग याद रखें, 1772 से 1782 के मध्य हुआ था। ठीक है, 1772 से 1782 के मध्य हुआ था। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं और पीटी के एग्जामिनेशंस में फैक्चुअल फैक्ट ही आते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
कैसे आप लोग याद कर सकते हो, तो मैंने बताया कि वॉल स्टिकर मिलता है, उसे आप लोग खरीद लें, है ना। और उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह लिख करके उसके सामने यहाँ डेट लिख दो। तो इस तरह से सारे विद्रोह लिख करके और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, उसे डेली देखो, तो वो बार बार आपको रिविजन हो जाएगा, है ना। तो पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 के ईस्वी में 4 चरणों में हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, 4 चरण में कौन विद्रोह हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कारण था, पहाड़िया विद्रोह का कारण। तो कारण क्या था, तो जो पहाड़िया जनजाति लोग के जो लोग थे, पहाड़िया जनजाति के लिए जो प्रधान हुआ करते थे, है ना, उनको वहाँ के मनसबदारों के द्वारा उनकी नृशंस हत्या कर दी, मतलब बहुत बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। मनसबदारों ने जो थे, जो मनसबदार थे, वो पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस रूप से हत्या कर दी। उसी के विरुद्ध ये विद्रोह पनपा था। ठीक है, तो ये 4 चरण में होते हैं। तो अलग अलग चरण में अलग अलग नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन आपको कुछ व्यक्ति का नाम याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो याद रखना है, प्रथम चरण का नेतृत्व कौन किया था, रमना आहड़ी। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है, याद रखना कि रमना आहड़ी किस विद्रोह से संबंध थे। तो रमना आहड़ी पहाड़िया विद्रोह से संबंध थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ देव। ठीक है, जगन्नाथ देव। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ देव निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंध थे, तो वो थे पहाड़िया विद्रोह से। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, तीसरे चरण जो था वो 1781 से 82 के मध्य में नेतृत्व किया था महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1781 से 82 में, है ना, पहाड़िया विद्रोह को एक तरीके से नेतृत्व किसने किया, तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने किया। तो इन्होंने क्यों नेतृत्व किया, क्यों इसका विरोध किया, क्योंकि दामिनी कोह के विरोध में, दामिनी कोह के विरोध में अंग्रेज क्या कर रहे थे, दामिनी कोह नामक एक मतलब क्षेत्र का सृजन कर रहे थे। तो उसी को एक तरीके से विरोध में रानी सर्वेश्वरी ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 1781 से 82 के मध्य में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने करी, दामिनी कोह के विरोध में। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, 1824 में, इम्पॉर्टेंट है, 1824 में पहाड़िया जनजाति के भूमि को दामिनी कोह का नाम दे करके सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। ये पूछा गया है कि दामिनी कोह का गठन कब किया गया, तो दामिनी कोह का गठन कब किया गया, 1824 में। ये आया हुआ फैक्ट है, इसको याद रखना आप लोगों की, दामिनी कोह का गठन 1824 में किया गया। और ये क्या था, तो ये पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे उसकी भूमि थी, उसको एक तरीके से दामिनी कोह का नाम दिया गया। ठीक है, और सरकारी संपत्ति के रूप में उसे घोषित कर दी गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी को याद रखें आप लोग, जिन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व और 1781 से 82 के मध्य में दामिनी कोह के विरोध में शुरू किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में देखते हैं। ठीक है, तमाड़ विद्रोह ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कब हुआ था तमाड़ विद्रोह, 1782 से 1821 में हुआ था। ठीक है, 1782 से 1821 में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और खूनी विद्रोह माना जाता है इसे। तो ये सारे फैक्ट याद रखना आपको कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष कौन था, तमाड़ विद्रोह था। और सबसे बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा था, और खूनी विद्रोह था, सबसे ज़्यादा खूनी विद्रोह भी माना जाता है तमाड़ विद्रोह को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कारण क्या था, तो मुंडा आदिवासियों के द्वारा बाहरी लोगों को अंग्रेजों द्वारा प्राथमिकता देने के कारण। तो देखिए, इस विद्रोह को मुंडा आदिवासियों ने शुरू किया था। कारण क्या था कि अंग्रेज जो थे वो बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रहे थे। तो यहाँ के आदिवासियों ने इसे अपने संस्कृति पर कुठाराघात समझा। इसी कारणवश इन्होंने क्या किया, मुंडा आदिवासियों ने एकजुट होकर के इस विद्रोह का एक तरीके से क्या किया, ऐलान किया। ठीक है, और ये 1782 से 1821 के मध्य चला। अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाले सबसे लंबा और सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी विद्रोह के रूप में से माना जाता है। ये 6 चरण में चला था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 चरण में चला था, सबसे लंबा था। पहला चरण में इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं कि ठाकुर भोलानाथ सिंह का संबंध किस विद्रोह से है, तो आप याद रखना तमाड़ विद्रोह से है। दूसरे चरण में नेतृत्व किया था
कौन नेतृत्व किया था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ये भी प्रश्न आपके बने हैं विष्णु मानकी के बारे में कि विष्णु मानकी किस विद्रोह से संबंधित है? तो विष्णु मानकी तमाड़ विद्रोह से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो विष्णु मानकी के बारे में और मौजी मानकी के बारे में याद रखना है। उसके बाद 1807 में इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? दुखन मानकी। दुखन मानकी। तो ये सारे जो व्यक्ति का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किस विद्रोह से संबंधित थे, तो आप लोग ये सब नाम याद रखें। ये सारे जो व्यक्ति हैं ये सारे तमाड़ विद्रोह से संबंध रखने वाले हैं। उसके बाद 1810 में नावागढ़ के जागीरदार बख्तर शाह ने एक तरीके से तमाड़ विद्रोह का भी नेतृत्व किया था। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट में अगले आंदोलन के बारे में। तिलका आंदोलन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आंदोलन है। एग्जामिनर को ये आंदोलन बहुत प्रिय है, वहाँ से आपको हर एग्जाम में प्रश्न बना देते हैं, ठीक है। तिलका आंदोलन आप लोग सुने भी होंगे और ये सबसे लोकप्रिय आंदोलन भी माना जाता है। क्यों, मैं बता देता हूँ। देखिए तिलका आंदोलन, तो तिलका आंदोलन कब हुआ था? 1783 से 1785 के मध्य में। तो ये डेट तो आप लोगों को याद रखना है। ये डेट कितना बार पूछा गया है एग्जाम में, ये पूछा गया है डेट कि तिलका आंदोलन कब हुआ। तो याद रखना, कभी कभी 1783 दे देता है, 1784 भी दे देता है, 1785 भी दे देता है। तो ये इसके बीच में हुई थी, 83 से शुरू हुआ था और 85 में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो तिलका मांझी जी के द्वारा किया गया। तो ये भी, इनको भी नाम भी याद रखना आपको। तिलका आंदोलन तिलका मांझी जी के द्वारा 1783 में से लेकर के 1785 के मध्य किया गया। कारण क्या था? तो जो अंग्रेज लगातार यहाँ के लोगों का दमन कर रहे थे और फूट डालो की नीति अपना रहे थे ना, कि यहाँ पे लोगों को फूट डाल रहे थे और यहाँ पे राज करने की नीति वो अपना रहे थे। तो इसी के विरोध में तिलका मांझी जी ने तिलका आंदोलन को नेतृत्व किया। इनका उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन का उद्देश्य ये था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, है ना, और सामंतवाद से मुक्ति। क्योंकि उस समय सामंतवाद भी काफ़ी प्रबल स्थिति में थे और सामंतवाद से जो निम्न वर्गीय लोग थे, जो सामान्यतः आदिवासी थे, वो एक तरीके से इस प्रक्रिया से पूरे शोषित थे। इसलिए सामंतवाद से भी मुक्ति चाह रहे थे और अंग्रेज़ों के विरोध में भी ये लोग ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो उद्देश्य यही था कि आदिवासी हितों की रक्षा करना है, सामंतवाद से मुक्ति पाना है और अंग्रेज़ों को एक तरीके से भगाना है। इसका जो प्रमुख केंद्र था, ये पूछा गया है, प्रमुख केंद्र कहाँ था? वनचरी जोर। प्रमुख केंद्र कौन था तिलका आंदोलन का? वनचरी जोर। कहाँ पे है? तो भागलपुर में। तो ये फैक्ट भी याद रखना, वनचरी जोर तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। वनचरी जोर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। और ये फैक्ट जो याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ फैक्ट है कि तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ है एग्जामिनेशंस में आया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में, है ना, साल के पत्तों का प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया जाता था? तो वो कौन था? तिलका आंदोलन था, ठीक है। तो याद रखना है, साल के पत्तों का प्रयोग, साल के पत्तों का प्रयोग तिलका आंदोलन को प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तिलका मांझी जी जो थे, जो इनके नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम है जबरा पहाड़िया। तो ये भी फैक्ट आपका पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। उपनाम से भी प्रश्न बनते हैं और आप सीधा सीधा सिलेबस में जब जाओगे तो वहाँ पे एक टॉपिक लिखा होगा कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रमुख व्यक्तित्व में तिलका मांझी के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जो व्यक्तित्व है उनके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, तिलका मांझी जी का उपनाम क्या था? जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जबरा पहाड़िया किस व्यक्तित्व का नाम थे? तो वो तिलका मांझी जी का नाम था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तिलका आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो महिलाओं की भी यहाँ पे भागीदारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कितने सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं आप देख सकते हो, है ना। 13 जनवरी 1784 एग्जैक्ट डेट पूछा गया। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी जी के द्वारा क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दी गई। तो अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, उनकी हत्या तिलका मांझी ने कर दी थी तीर मार के
13 जनवरी 1784 को। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लीवलैंड का, है ना, कि कौन से वैसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी हत्या तिलका मांझी ने तीर मार के कर दी थी। तो वो कौन थे? क्लीवलैंड थे। कब कर दिया था? तो 13 जनवरी 1784 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, है ना, याद रखना है। जबरा पहाड़िया जी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी चाहिए कि इन्होंने छापामारी युद्ध पद्धति को का प्रयोग किया, यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति को। छापामारी युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होता है? इसमें छिप छिप करके अंग्रेजों पर वार करना, है ना। तो तिलका मांझी जी ने यह युद्ध प्रणाली को एक तरीके से प्रयोग किया था। छापामारी युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी ने कहाँ पे करी थी? तो सुल्तानगंज के पहाड़ियों में किया था। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, सुल्तानगंज के पहाड़ी में। तो इम्पॉर्टेंट है, सुल्तानगंज के पहाड़ी में तिलका मांझी ने छापामार युद्ध की शुरुआत करी थी। उसके बाद पहाड़िया सरदार जिनका नाम था जऊराह, इन्हीं के कारण 1785 में एक तरीके से तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जऊराह के कारण ही, ये पहाड़िया सरदार ही थे जऊराह, इन्होंने अंग्रेज़ों को एक तरीके से सहायता करी और तिलका मांझी गिरफ्तार हो जाते हैं 1785 ईस्वी में। और उसके बाद ये फैक्ट यहाँ से प्रश्न बने हैं हर एग्जाम में। 1785 में इम्पॉर्टेंट है, 1785 में भागलपुर में इम्पॉर्टेंट है ना, भागलपुर में बरगद के पेड़, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेड़ भी पूछा गया है। बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया इन्हें, ठीक है। तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ से तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया को एक तरीके से फांसी दे दी गई, ठीक है। और उसी जगह को, भागलपुर के इस जगह को अभी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बने हैं, कब दिया गया, डेट पूछा गया है एग्जैक्टली कि फांसी कब दी गई? तो 1785 में दी गई। कहाँ दी गई? तो भागलपुर में दी गई। और ये पेड़ भी पूछ दिया जाता है कि किस पेड़ पर फांसी दी गई, ये पेड़ आया है, तो ये बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, है ना। तो बहुत सारे पेड़ भी याद रखना आप लोगों को। अब इनसे इम्पोर्टेंट देखिए, झारखंड सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी थे। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि झारखंड स्वतंत्रता सेनानियों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन व्यक्ति थे झारखंड के? तो वो थे तिलका मांझी। तो याद रखना है, झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उन स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहला शहीद के होने का श्रेय किन्हें जाता है? तिलका मांझी को जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे, है ना। तो तिलका मांझी पहले आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, दोनों फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ तक मैंने देखिए इतना सारा फैक्ट आपको तिलका आंदोलन के संदर्भ में बताया, और यहीं से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे और बने भी हैं। तो ये आंदोलन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में, मुंडा विद्रोह के बारे में, ठीक है। मुंडा विद्रोह के बारे में कब हुआ था? तो 1793 से 1832 के आसपास में हुआ था। ये डेट याद रखना आप लोगों को, मुंडा विद्रोह। तो इसको अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था इसका। तो 1789 में विष्णु मानकी, याद रखिए, विष्णु मानकी ने जो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे तमाड़ विद्रोह जब हम लोग देख रहे थे। यहाँ देखिए, जब हम लोग तमाड़ विद्रोह देखे थे तो क्या देखे थे कि विष्णु मानकी ने दूसरे चरण का नेतृत्व किया था, देखे ना यहाँ विष्णु मानकी। तो यही विष्णु मानकी जब तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो मुंडा विद्रोह बेसिकली क्या था? 1789 में विष्णु मानकी के तमाड़ विद्रोह का ही विस्तारित रूप था ये, ठीक है, विस्तारित रूप था। 1807 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था दुखन मानकी। तो ये भी याद रखना आपको, ये सब पूछा जाता है कि कौन से विद्रोह से कौन से व्यक्तित्व संबंधित हैं। तो याद रखना है, तमाड़ विद्रोह से संबंधित है दुखन मानकी। फिर भूकन सिंह, ये पूछा गया है, भूकन सिंह का संबंध किससे है? तो वो भी मुंडा विद्रोह से संबंध है। और ये 1832 में, ये डेट भी पूछा गया है, बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया मुंडा विद्रोह का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बुद्धू भगत को पूछा गया है बहुत बार कि बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंध रखते हैं। तो बुद्धू भगत मुंडा विद्रोह से संबंध रखते हैं, जिन्होंने मुंडा विद्रोह को 1832 में नेतृत्व किया। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धू भगत के बारे में पूछा गया है, बुद्धू भगत का संबंध मुंडा विद्रोह से है, 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये फैक्ट याद रखना है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया? तो भूकन सिंह ने किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वही सारे फैक्ट आप लोगों को लिखा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है ना। हालांकि मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आया है,
और किस तरह के प्रश्न बने हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, और किस तरह के बनने की संभावना है। तो आप लोग इस फैक्ट को अच्छे से याद रखें, और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सारे को अच्छे से याद रखें, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है हमारा हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह कब हुआ था, तो डेट याद रखें, 1820 से लेकर के 1821 के बीच में हुआ था, डेट याद रखना है। तो हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में बताया था किस नदी के किनारे, रोरो नदी के किनारे, तो याद रखना है रोरो नदी के किनारे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लें, रोरो नदी कहाँ पर है, तो रोरो नदी चाईबासा में है, ये आप लोग नोट कर लें, कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो हो जनजातियों के मध्य और अंग्रेज़ों के मध्य 1820 से 1821 के मध्य में जो हो विद्रोह होता है रोरो नदी के किनारे। ठीक है, हो देशम क्या है, तो ध्यान रखिए कि हो देशम जो थे वो हो जनजाति के लोगों का जो निवास स्थान होता था, यानी कि हो जनजाति के लोग जहाँ पे रहते थे उसको हो देशम के नाम से जाना जाता था। तो ये याद रखना। तो हो देशम पर कभी भी ना तो मुगलों ने और ना ही मराठाओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया। ठीक है, तो हो देशम पर कभी नहीं कोई, या तो मुगल या मराठा, किसी ने भी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। हो जनजाति के जो लोग थे वो काफ़ी स्वतंत्रता प्रिय थे। स्वतंत्रता प्रिय मतलब वो लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते थे, वो लोग लड़ाका स्वभाव के थे, माने वो लोग लड़ाकू थे, वो लोग अपने अधिकारों के को हनन होने पर वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू स्वभाव के कौन जनजाति थे, हो जनजाति। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैसे कौन से जनजाति थे जो स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू स्वभाव के थे, तो वो हो जनजाति थे। ठीक है, इसके कारण वो नियमित रूप से टैक्स भी नहीं देते थे, क्योंकि वो लोग स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे और लड़ाका स्वभाव के थे, तो उन्हें डर नहीं था, तो इसलिए वो नियमित टैक्स भी सरकार को नहीं देते थे। ठीक है, कौन, हो जनजाति के लोग। इसका नेतृत्व किसने किया, तो पोटो सरदार। ठीक है, पोटो सरदार ने, तो ये याद रखना है, हो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, पोटो सरदार ने किया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हो विद्रोह का नेतृत्व पोटो सरदार ने किया, और इसका जो दमन है वो मेजर रफसेज ने किया, मेजर रफसेज ने किया इसका दमन। ठीक है, बाद में हो जनजाति के लोग कोल विद्रोह में शामिल हो गया। तो कोल विद्रोह हम लोग जब कल देखेंगे 1831-32 के आसपास में जो कोल विद्रोह होता है, ठीक है, तो उस विद्रोह में फिर ये हो जनजाति के लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को मैंने बताया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तिलका आंदोलन, तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, घटवाल विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह और ढाल विद्रोह के संदर्भ में बहुत सारी फैक्ट को हम लोगों ने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर से बता दूं। और ये जो हमारा लेक्चर है वो झारखंड में जनजाति विद्रोह का ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। कल जो हम लोग लेकर के आएंगे वो पार्ट 2 लेक्चर लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो वो सारे विद्रोह को अभी आप लोगों को पढ़ाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बिरसा उलान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है ना, ये है पार्ट 1 है। ध्यान रखना आप लोगों को, ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो वो हमारा पार्ट 2 होगा। तो हम पार्ट 2 में पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा झारखंड जनजाति विद्रोह को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये सब, है ना। तो कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2 को, जो जनजाति विद्रोह के संदर्भ में होगा। ठीक है, आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना के रखें, शॉर्ट नोट्स बना के रखें, और मैं आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को आएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे लेक्चर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आए हैं, और ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पैटर्न क्या है, और ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आप लोग अच्छे से इसको याद रखें, ताकि और तरीका को समझें, पैटर्न को समझें, ताकि बाद में जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बताएं कि और भी कौन सी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।